हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद तलिमा। आज हम डिस्कस करेंगे डेरेक वॉलकॉट की फेमस पोस्ट कॉलोनियल पोएम अ फास्ट क्राई फ्रॉम अफ्रीका। इस पोएम को समझने के लिए सिर्फ पोएम पढ़ना काफी नहीं है, हमें इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी समझना होगा, स्पेशली माओ माओ रिबेलियन, क्योंकि इसी इवेंट ने इस पोम को इंस्पायर किया है। सबसे पहले बात करते हैं पोएट की। डेरेक वॉलकॉट कैरिबियन आइलैंड सेंट लूसिया से बिलोंग करते हैं। उनकी फैमिली में अफ्रीकन और यूरोपियन दोनों हेरिटेज था। इसी वजह से उनकी राइटिंग में आइडेंटिटी, कॉलोनियलिज्म और कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट बार बार देखने को मिलता है। ये पोएम भी उनके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो अमेरिकन रूट से भी जुड़े हैं और यूरोपियन कल्चर से भी। अब आते हैं पोएम के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर। 20th सेंचुरी के मिडिल पीरियड में केन्या ब्रिटिश कॉलोनी था। ब्रिटिश रूलर ने लोकल अफ्रीकन की बहुत सी फर्टाइल लैंड अपने कंट्रोल में ले ली और अफ्रीकन्स को उनकी ही जमीन पर लेबर की तरह काम करना पड़ा। इस एक्सप्लॉयटेशन, डिस्क्रिमिनेशन और इनजस्टिस की वजह से केन्यान लोगों के अंदर गुस्सा बढ़ता गया। इसी सिचुएशन से एक मूवमेंट शुरू हुआ जिसे हम माओ माओ रिबेलियन के नाम से जानते हैं। माओ माओ रिबेलियन अब है क्या? माओ माओ रिबेलियन 1952 से 1960 के बीच केन्या में हुआ था। इस मूवमेंट को मेनली किकुयू कम्युनिटी ने लीड किया था। उनका मेन डिमांड था कि उनकी जमीन उन्हें वापस मिले और ब्रिटिश कॉलोनियल रूल खत्म हो। लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट वायलेंट हो गया। माओ माओ फाइटर्स ने ब्रिटिश सपोर्टर्स पर अटैक किया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी बहुत ब्रूटल रिस्पॉन्स दिया। हजारों अफ्रीकन्स को अरेस्ट किया गया, टॉर्चर किया गया और बहुत लोगों की जान चली गई। इसी कॉन्फ्लिक्ट में दोनों साइड्स पर वायलेंस हुआ। इसी ब्लडशेड और ह्यूमन सफरिंग को डेरेक वॉलकॉट अपनी पोएम में हाईलाइट करते हैं। अब पोएम की शॉर्ट समरी समझते हैं। इस पोएम में पोएट अफ्रीका में हो रही वायलेंस को देखकर डीपली डिस्टर्ब है। उन्हें समझ नहीं आता कि वो किस साइड को सपोर्ट करें। एक तरफ अफ्रीकन है जो अपने फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ब्रिटिश है जिनकी लैंग्वेज और कल्चर से पोएट खुद भी कनेक्टेड है। इसी वजह से पोएट के अंदर एक इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। पोएम का सेंट्रल क्वेश्चन ये है, अगर मेरी आइडेंटिटी दो पार्ट में डिवाइडेड है तो मैं किस साइड के साथ खड़ा रहूं? पोएट किसी एक साइड को कंप्लीटली राइट या रॉन्ग नहीं कहता, बल्कि वो दिखाता है कि वॉर और वायलेंस में सबसे ज्यादा नुकसान ह्यूमैनिटी का होता है। अब हम मेजर थीम्स देख लेते हैं। कॉलोनियलिज्म इस पोएम का सेंट्रल थीम है। पोएम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के एक्सप्लॉयटेशन और ऑपरेशन को एक्सपोज करती है। कॉलोनियलिज्म ने सिर्फ लैंड ही नहीं बल्कि लोगों की आइडेंटिटी और डिग्निटी भी छीन ली। आइडेंटिटी क्राइसिस ये पोएम का सबसे इंपॉर्टेंट थीम है। डेरेक वॉलकॉट अफ्रीकन और यूरोपियन दोनों हेरिटेज से बिलोंग करते हैं। इसी वजह से उनके अंदर लॉयल्टी और बिलोंगिंग का कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। वायलेंस एंड ब्रूटैलिटी पोएम दिखाती है कि वायलेंस चाहे किसी भी साइड से हो, उसका रिजल्ट सिर्फ डिस्ट्रक्शन और सफरिंग होता है। रेस एंड डिस्क्रिमिनेशन ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम में अफ्रीकन के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया। ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ही रिबेलियन का एक मेजर रीजन बना। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हार्ट एंड माइंड पोएट इमोशनली अफ्रीका के साथ है लेकिन इंटेलेक्चुअली यूरोपियन कल्चर से भी कनेक्टेड है। इसी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से पोएम बहुत इमोशनल और पावरफुल बन जाती है। तो अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका सिर्फ माओ माओ रिबेलियन के बारे में नहीं, ये पोएम कॉलोनियलिज्म के पेनफुल इफेक्ट, आइडेंटिटी क्राइसिस और ह्यूमन सफरिंग को एक्सप्लोर करती है। डेरेक वॉलकॉट हमें ये मैसेज देते हैं कि कॉलोनियलिज्म सिर्फ कंट्रीज को डिवाइड नहीं करती बल्कि इंसान के अंदर भी डीप इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। That's why this poem is considered one of the finest poem in post-colonial literature। लेकिन इस पोएम को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम्प्लीटली समझने के लिए सिर्फ बैकग्राउंड इनफ नहीं है। हर स्टेंजा में डेरेक वॉलकॉट ने बहुत पावरफुल इमेजरी, सिंबल और इमोशनल यूज किया है। इसलिए मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोएम को स्टेंजा बाय स्टेंजा, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, जहां हर डिफिकल्ट लाइन को इजी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में समझेंगे। अगर आप यूजीसी नेट, एमए इंग्लिश या यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
तो नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, please like the video, share it with your friends and subscribe to the channel. See you in the next video.